भी कार्य को, किसी भी सेवा को जब हम करते हैं तो हमें उसके मूल से लेकर के और उसके एंड तक यदि पूरा दर्शन साफ साफ दिखता है तो कोई बहम, कोई संशय, गफलत, उलझन, कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं रहता और हम उस यात्रा को बहुत दूर तक बहुत प्रामाणिकता के साथ आदर्श रूप में लेकर के जा सकते हैं। मैंने ये देखा है छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, लगभग सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के संदर्भ में मैं इस बात को कह रहा हूं। जैसे कोई आदमी राजनीति को ऐसे देखता है, अरे ठीक है शराब पिलाओ वोट मिल जाएंगे, तो कुछ लोग दारू पिला करके और कुछ छोटे मोटे वार्ड मेंबर, एमएलए, कुछ लोग एमपी भी बन जाते हैं एक आधी बार भूल चूक से, लेकिन वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ऐसे ही आर्थिक क्षेत्र में, अरे बोले साहब इधर उधर की दो चार चीजें मिलावट फिलावट कर लो और वारे नारे हो जाएंगे। तो एक दो बार तो लोग लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख या थोड़ा जिनका बड़ा दायरा है वो 10-20 करोड़ का भी एक बार तो घोटाला कर सकते हैं। शास्त्र में कहा है अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, एक प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। हाँ, अन्याय से उपार्जित जो अर्थ है वो कहते ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक ठहर सकता है। प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। हाँ, ये देखा है मैंने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में देखा है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग गैंगस्टर्स के बारे में तो सुनते रहते हो कि ज्यादा से ज्यादा 10 साल किसी की आयु होती है। कोई बहुत ज्यादा किसी को प्रोटेक्शन मिल जाए, पूरी सरकार ही खड़ी हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो 10 वर्ष से ज्यादा कोई भी गैंगस्टर नहीं चलता। 10 वर्ष से ज्यादा कोई भी बदमाश की आयु, कोई भी बेईमान की आयु, गलत काम करने वाले की, चाहे धार्मिक क्षेत्र में है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में है, और घर में भी कोई बदी करता है तो भी या तो कोई उसको खत्म कर देता है या उसको इतनी आत्मग्लानि होती है, पापों के बोझ से इतना दब जाता है आदमी, क्योंकि गलत करके ना आदमी को ग्लानि होती है। 2 चीजों की सबसे ज्यादा आदमी को ग्लानि होती है। अफसोस क्या? एक तो अच्छा ना करने का अफसोस कि मैंने बचपन में, पढ़ाई के समय, जवानी में ये काम क्यों नहीं किया, और ये क्यों कर दिया मैंने, ये बचपन में मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जवानी में ऐसा क्यों किया, मैंने बिजनेस में ऐसा क्यों किया, मैंने अपने घरवाली के साथ, अपने घरवाले के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा न करने का और गलत करने का अफसोस व्यक्ति को सदा रहता है। मैं आपसे बात ही कह रहा था, कोई भी क्षेत्र हो उसके आर पार देखने का हमें सामर्थ्य आना चाहिए, तो फिर एक तो अपने से गलत काम कभी नहीं होगा। हम लोग शास्त्रों में सिखाते हैं कि आदमी को पाप से बचना हो तो 2 उपाय हैं। एक तो परिणाम देख लो, किसी भी गलत काम का परिणाम इतना ज्यादा होता है, किसी का परिणाम साल में, किसी का 2, किसी का 5, किसी का मैंने कहा 10 साल में परिणाम आ जाता है। परिणाम को देखने वाला व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। और दूसरा एक ये है, प्रेम तत्व है जिस जो आदमी को पाप से बचा लेता है। जैसे कोई अपने माता पिता से, कोई अपने गुरुओं से, बड़ों से, महापुरुषों से प्रेम करता है, धर्म से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो कहता है नहीं अरे भाई भगवान के लिए ऐसा मत करो, धर्म के लिए ऐसा मत करो, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए ऐसा मत करो, अपने गुरुओं की बात की इज्जत के लिए ऐसा मत करो। 2 ही समाधान है जीवन में, एक प्रेम
और दूसरा परिणाम को देख करके आदमी बच जाएगा। इसमें मैं ये देखता हूं कि ज्यादातर लोग ना संवेदनशील नहीं होते, छोटा छोटा चीजों को देखते हैं, समग्रता में नहीं देख पाते। जो व्यक्ति टोटलिटी में चीजों को देखेगा, इसको अंग्रेजी में टोटलिटी भी बोल सकते हैं, इंक्लूसिवली बोलते हैं। किसी चीजों का जब इंक्लूसिवली उनका मूल्यांकन करते हैं, उनको एनालाइसिस करते हैं, तो चीजें साफ साफ दिखती हैं समग्रता में। व्यापार को, व्यवहार को, संसार को, संबंधों को, धर्म को, अध्यात्म को, जीवन को, किसी भी बिंदु को समग्रता में देखने का सामर्थ्य आपको आना चाहिए, तो बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब मैं आपके जो इर्द गिर्द की दुनिया है, आपके डेली लाइफ के साथ जो जुड़े हुए बहुत से जो प्रश्न हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं, उनका क्या समाधान है और कैसे हमें काम करना चाहिए। जैसे मैंने योग किया, उससे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। मैं 9 साल की उम्र से करता हूं। फिर मैंने देखा जिस योग से मैंने जीवन पाया है, मुझे तो औरों को भी बताना चाहिए। मैं बताने लगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। ये अलग बात है कि सब लोग किसी भी चीज़ को एक जैसा फॉलो नहीं करते। हर फील्ड में 3 तरह के लोग होते हैं, एक प्रथम कोटि के, एक मध्यम कोटि के, एक सामान्य कोटि के। कुछ लोग फर्स्ट क्लास होते हैं, कुछ मिडल होते हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल उसमें परफॉर्मर होते हैं लाइफ के हर फील्ड में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर फील्ड में ऐसे आपको लोग मिलेंगे। मैंने परफॉर्म किया जो है प्रथम कोटि का, और जिन लोगों ने मेरी बात को 100% माना, हार्ट अटैक से लेकर के, कैंसर से लेकर के, आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा से लेकर के, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं था, उन नालायज बीमारियों को हमने ठीक किया। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मैंने योग को समग्रता से समझा कि योग केवल व्यायाम नहीं, योग केवल आसन नहीं, योग केवल प्राणायाम नहीं, योग केवल ध्यान नहीं, योग तो एक समग्र जीवन पद्धति है। योग कोई मजहबी परंपरा नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और उसके ऊपर प्रामाणिकता से ये योगाभ्यास इतनी देर तक, इतनी दिनों तक करना, इसका ये परिणाम आएगा। और हमने फिर एक एक सेकंड की उसमें कैलकुलेशन की कि आप एक बार भी कपालभाति करते हो 1 सेकंड में, उससे क्या रिजल्ट आता है आपकी बॉडी पर, उस तक का हमने मूल्यांकन कर लिया। मैं कह रहा था एंड टू एंड चीजों को सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर सी चीजों को देखने से कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे फिर हमने आयुर्वेद को लिया। अरे आयुर्वेद तो ज्ञान का भंडार है, कितने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से अपने पुरखों ने उसमें अध्ययन, शोध, अनुसंधान किया, और उसके बाद में वो बहुत बड़ी विरासत हमें मिली है। तो उसके ऊपर हमने कार्य करना शुरू किया। मैं आज आपको एक बात कहता हूं, जो सैकड़ों नहीं हजारों सालों में नहीं हुआ, वो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का काम और वैदिक संस्कृति को ऊपर ले जाने का काम पतंजलि योगपीठ से हुआ, जो हजारों साल में नहीं हुआ। कैसे? लोग तो स्वदेशी की बात कर रहे थे, 200 सालों से तो स्वदेशी का आंदोलन हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन वो कार्य क्यों नहीं हुआ भाई? इसमें पूरा घुसना पड़ता है, बचा के नहीं रखना। शेर जब शिकार करता है ना, तो ये नहीं सोचता कि भैया कल दूसरे को के ऊपर भी झपट्टा मारना है, चाहे वो हाथी के ऊपर झपट्टा मारे, चाहे वो भैंसे के ऊपर, या जो है वो खरगोश को मारे या हिरण को, जहां भी लगता है ना पूरी ताकत झोंक के लग जाता है। देखो एक तो सूत्र यह है, जहां भी लगो बचा के मत रखो, ऐसे लग जाओ शेर की तरह झपट्टा मारो। बहुत लोगों ने हमें बहुत तरह से अलग अलग बार कहा, बोला अब बाबा मरा, बोले इस बार गया बाबा काम से, फिर बोले अरे ये तो बाबा कामयाब हो गया। मैंने कहा तुम जो है यूं ही देखते रहो।
बहुत तरह की ऐसी कहानियां हैं। आज तक इस धरती पर कोई ऐसा सन्यासी नहीं हुआ जिसने 4-5 हजार करोड़ का कर्ज लेकर के और अपनी सेवा का फर्ज निभाया हो। स्वामी रामदेव वो सन्यासी है जिसने अभी तक हजारों करोड़ का कर्ज लिया और अभी भी करीब 4-5 हजार करोड़ का कर्ज का प्रोसेस चल रहा है ही उसमें। लेकिन क्या है, ठीक है, अपना काम होगा। हमने जो भी कर्ज लिया 2-3 साल में चुका दिया, जो अब ले रहे हैं। अभी भी 5 बड़े बड़े पार्क बना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क हमने बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी योग पीठ हमने बनाई। लोग कह रहे थे कि ये इतने बड़े स्वामी जी जो है ये बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, इतने बड़े हॉल बना रहे हैं, इनमें आदमी आएंगे कहां से। अब जब भी यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो जगह कम पड़ जाती है, किसी को पार्क में रखना पड़ता है, किसी को हॉल में रखना पड़ता है। आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए। आज से करीब 30 साल पहले मैं दिल्ली के चावड़ी बाजार, खारी बावली का बाजार और ये सब है ना, उधर से मैं गुजर रहा। हम गांव के थे, अब हमने तो बिजनेस में सोचा ही नहीं था, देखा ही नहीं था। तो वहाँ जो है ना एक आदमी जो है वो सुई का वो लेके जा रहा ठेला भर के, दूसरा है धागे का भर के ले जा रहा। मैंने कहा इतनी सुई किसको बेचेंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ। अरे ये सुई भर के ले जा रहा है, ये घर में सुई तो एक प्रयोग में आती है, इतनी सुई इससे खरीदेगा कौन। ये पता नहीं है, तो पूरे जहाज के जहाज भर भर के इधर उधर भेजे जाते हैं, चाहे सुई हो, चाहे धागा हो, चाहे ट्रक हो, चाहे मोटरसाइकिल हो। सोच बड़ी होनी चाहिए। पहली बात, समग्रता में चीजों को देखना चाहिए। जब हमने शुरू में फूड पार्क लगाया तो सब मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे उलाने देते रहते थे, ये कैपेसिटी तो लगा रहे हो 100 टन 50 टन, ये बिकेगा कहाँ। शास्त्री जी ने जो है शुरू में जब वो शुरू किया सरसों के तेल वाला प्लांट, तो वो उसमें 20 टन रोज का जो है वो तेल बनाने का, आज से बात कर रहा हूँ 7 साल पहले की, 8 साल की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 8 साल पहले जब वो 20 टन का सरसों के तेल का प्लांट लगाया तो हम सोचते थे 2 ट्रक कहाँ बिकेगा, और महीने के हो गए 25 दूना 50-60 ट्रक। भाई तो बहुत बड़ा मामला है। फिर बाद में हमने सोचा रहे ये तो हिंदुस्तान में तो 2 लाख करोड़ का तो तेल खा जाते हैं लोग। 2 लाख करोड़ का, मैंने कहा 2 ट्रक तो उसमें चम्मच के बराबर है। वो 2 ट्रक से हमने यात्रा शुरू की थी, 2 ट्रक से। इस समय हमको रोज लगभग इस समय करीब 25-30 और आने वाले समय में रोज हमको 50 ट्रक तो जो महीने का होता था वो रोज का चाहिए। 50 ट्रक रोज का। क्या? सरसों का तेल। तो बात समझ में आई कुछ? आदमी को ना बड़ा सोचना चाहिए, चीजों को टोटलिटी में देखना चाहिए। इस हिंदुस्तान में जितने आदमी हो उससे ज्यादा पशु हुआ करते थे, अब तो थोड़ा आबादी घट गई। पहले तो जितनी आबादी होती थी उससे ज्यादा होते थे। अभी किसी किसी स्टेट में जितनी आबादी है उतने ही पशु हैं, और किसी किसी में आधी। तो तब भी मानो तो करीब 50-60 करोड़ तो ऐसे पशु हैं जिनको जो है आवश्यकता होती है पशु आहार की। इतना बड़ा हिंदुस्तान है। आजकल जो ना जब ये सिखाते हैं ना मैनेजमेंट में, तब कहते हैं भाई किसी भी चीज़ फील्ड में काम करना हो तो पहले तो ये देखो इसका मार्केट साइज क्या है। पहले तो हमको ये शब्द ही नहीं पता होते थे मार्केट साइज क्या है। फिर बोलो उसमें हमारा कितना शेयरिंग होगा, हम उसमें कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, हमारे प्रति लोगों का कितना विश्वास है, उसको बोलते हैं ब्रांड का ट्रस्ट क्या है, उसके आधार पर काम होता है। आप लोग जो काम कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अभी नींव डाली है, और मैं 1-2 साल में ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप अभी करीब 900, थोड़े दिन में आप करीब 1000 हो जाओगे। 1000 भाइयों में जैसे 10 लोग यहाँ पर टॉप के परफॉर्मर हैं, आप लोग मेहनत करके वैसे ही सबके सब परफॉर्म कर सकते हो। समग्रता से इस चीज को समझो। तो इसके लिए ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया। भाई हमसे पहले भी लोग योग सिखा रहे थे, तब उनके पास में वही 5-10 लोग योग सीखने आते थे, और कभी कभी तो वो भी नहीं आते थे, और कभी कभी तो ये होता था जो खुद सिखा रहा था वो भी थोड़े दिन में डिप्रेशन का शिकार हो जाता था। बोले क्यों कर रहा हूं मैं।
तो ये हालत है, बिना बड़ा सोचे। आयुर्वेद के जो वैद्य जी थे वो झोपड़ी में बैठा करते थे, बरसात जैसे आजकल चल रही है ऐसे उसकी झोपड़ी टपका करती, खपरेल में, मोटे से चश्मे वैद्य जी के, बाल पूरे सफेद, हाथ भी वैद्य जी देखे तो ऐसे हलता रहे, ऐसे वैद्य हुआ करते थे। आजकल हमने नए बच्चे, नए लड़के और लड़कियां, यंगस्टर्स को, जब हमने आयुर्वेद शुरू किया था आज से 25 साल पहले, उस समय इनको कोई कंपाउंडर नहीं रखा करता था बीएमएस पढ़े हुए को। आजकल एलोपैथी के डॉक्टर भी एमबीबीएस भी बीएमएस से इलाज करा रहा है। धारा युग की परिवर्तित कर सकते हो, ये सोच होनी चाहिए आपकी, पहले बड़ी, फिर वह करने से बनती है बात। देखो दुनिया में अल्टीमेट चीज है, आपको अच्छा परफॉर्मर होना है। क्या होना है? अच्छा, अल्टीमेट थिंग इज परफॉर्मेंस। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है आप कर क्या सकते हो, और यदि आप कुछ कर नहीं सकते तो आपके लिए धरती है ही नहीं। फिर या तो ऊपर जाओ या धरती में गड़ जाओ। धरती पर वही जिंदा रह पाएंगे जो अच्छे परफॉर्मर हैं। भाई चलो ठीक है, अपने 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, वो तो चींटी भी खा लेती है जो कण भर खाती है, और हाथी भी खा लेता है जो मण भर खाता है। तो गांव में ऐसे लोगों को बोला जाता है ये अनाज का दुश्मन है। बोले सुबह से शाम तक रोटी तोड़ता रहता है, काम कुछ नहीं करता। कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां भी तुमको याद करें, भाई आदमी तो बहुत काम का था भाई, चला गया। ऐसा काम कर, और ये सब कर सकते हो। और भाई मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं वहीं से हूं जिस पृष्ठभूमि से आप में से 99% लोग हैं। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, छोटे से गांव से, सरकारी स्कूल से पढ़ करके, बाद में गुरु शिष्य परंपरा से गुरुकुल में पढ़ करके आज यहां तक पहुंचे हैं। और जो अब हमने जो पढ़ा है, और सबसे बड़ी बात जो हमने किया है, आज उसको दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अल्टीमेट चीज है परफॉर्मेंस। तो आप इस पूरे कार्य को पहले तो समग्रता से समझिए, इसकी व्यापकता समझाता हूं कितनी बड़ी है। आज हर एक इंसान जैसे अपने बारे में जागरूक हुआ है, पहले तो वो कोई भी मिलावट की चीज नहीं खाना चाहता। देखो ये तो आदमी को ना कुछ लत लग जाती है, बुरी आदत लग जाती है, उस वजह से आदमी बीड़ी सिगरेट शराब आदि पी लेता है, पता है उसको गड़बड़ है तो भी। लेकिन बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाला भी असली घी खाना चाहता है कि नकली? बताओ भाई, बोलो। वो असली खाना चाहता है। क्यों? अरे बोले ये गंदगी खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत असली घी खा लेंगे तो कुछ दबा दब जाएगा। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा बापू हुक्का क्यों पीवा है? बोले ये जो बीड़ी पीते हैं ना, ये सूखी सूखी लगती है, इसमें से थोड़ा ठंडा हो क्या हुआ है, फिल्टर हो गया। मैंने वो हर आदमी को प्योर चीज चाहिए। और ड्रग भी लेते हैं तो बोले भाई प्योर होना चाहिए, बोले तमाकू है तो बोले कड़क होनी चाहिए, दारू है तो बोले पता नहीं उसमें तो क्या, हमें तो ये पता नहीं उसका पैरामीटर क्या हुआ है, बोले उसमें कोई नशा थोड़ा जोरदार होना चाहिए, जो भी कुछ होता होगा। तो भाई आदमी अपने लिए अच्छी हो या बुरी हो, आदमी जहर खरीदना चाहता है तो सोचता है जहर पूरा होना चाहिए भाई। हाँ, नहीं तो आजकल तो सल्फास की गोली खा के भी लोग मरते ही नहीं, पता लगा नकली सल्फास था। जो हो आदमी वो पूरी चाहता है। आदमी पहले अपने बारे में जागरूक हुआ, वो आज खाने पीने की चीजें, चाहे कॉस्मेटिक है, चाहे वो आटा है, दाल है, नमक है, तेल है, हल्दी है, मसाले हैं, कुछ भी है, नकली चीज नहीं चाहता। अब वही बात अब लोग पशुओं के बारे में भी सोचने लगे हैं। पता है कि भाई मिलावटी चीजें खा खा करके और गलत फॉर्मुलेशन खा खा करके हमारा शरीर बेकार हो गया है। अब अपने पशुओं के बारे में भी ये जागरूकता थोड़ी तो आ गई है, थोड़ी और बढ़नी है। देखो इसको बोलते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति सिविलाइज होता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति को एनलाइटमेंट होता है, एजुकेट होता जाता है। फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन इस देश में पहले बहुत थोड़ा था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है।
पहले आज से 20 साल पहले लोगों को ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये ट्रांसफैट क्या है, फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं, फिर माइक्रो लेवल पर सोचने लग गया। अभी अब लोगों को थोड़ा बहुत पता लगने लग गया कि भाई खाली दाल रोटी खाने से बात नहीं बनेगी। भाई दाल रोटी खाओ, लेकिन उसके साथ ऐसे साग सब्जियां कुछ इस तरह से उसको खाओ कि जिससे कि बॉडी में कैल्शियम, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें पूरी रहें, कोई चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं हो जाए। मेल न्यूट्रिशन, डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसी, ये आजकल लोगों को समझ में आने लगी है। तो जैसे जैसे व्यक्ति का न्यूट्रिशन एजुकेशन, जैसे जैसे फूड एजुकेशन और जो है हेल्थ एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऐसे आदमी अपने बारे में ज़्यादा जागरूक हो रहा है। अब वो अपने पशुओं के बारे में भी जागरूक हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक पशु की कीमत आज 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख हो गई है। अब अपने पशु को वो गलत चीज नहीं खिलाना चाहता है, अपने पशु को गलत फीड सप्लीमेंट नहीं देना चाहता, अपने पशु को गलत औषधि नहीं देना चाहता। उसको पता है अरे 5 लाख का पशु है, यदि मैंने गलत चीज दे दी तो पशु मर जाएगा, मैंने गलत इसको आहार खिला दिया तो ये दूध इसका घट जाएगा, या फिर मैंने लगा कुछ दिनों तक मैंने चलो यूरिया यारिया के आहार, थोड़े पशु आहार आदि खिला भी दिए तो 6 महीने तो दूध दे दिया, फिर मेरा पशु भी बेकार हो जाएगा, आगे नए दूध नहीं होगा। तो भाई मैं अपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का जो मेरा पशु है, मैं इसको खराब नहीं करना चाहता। और इतनी बात नहीं, पशु जो खराब होता है सो होता है, उसका जो दूध आता है वो पी करके हमारे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं उनके जिस्म में जहर घुल जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो उस दूध को पीती हैं तो वो तो एक तरह से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। गर्भवती माताएं, प्रेग्नेंट लेडीज, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बीमार लोग जिनको पहले से कैंसर हो रखा है, पहले से किसी को डायबिटीज, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को स्किन प्रॉब्लम, किसी को लीवर किडनी खराब, बहुत खराब हालत होती है, ऐसे लोग जब खराब दूध पीते हैं, ऐसे लोग जब खराब अन्न, शाक सब्जियां, फल खाते हैं, खराब अन्न खाते हैं, देखो धरती पर कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, खाना तो पड़ेगा 2 वक्त सबको, रोटी दाल आदि जो भी है, और उसमें जहर घुल गया, दूध में जहर घुल गया। इसलिए मैंने कहा था जो हम पशु के पेट में डालते हैं, जो हम धरती माँ की कोख में डालते हैं, धरती माता में डालते हैं, वो सारा हमारे पेट में आता है। ये विचार हमें धीरे धीरे इस देश में बढ़ाना पड़ेगा, और ये बढ़ रहा है। और ये विचार बढ़ने से दूसरे भी सुधरेंगे। देख लेना आप, अभी जैसे हमने नेचुरल प्रोडक्ट शुरू किए, जो पिछले कई 100 सालों से विदेशी कंपनियां केवल केमिकल्स बेच रही थी, अब वो कहती हैं भाई अब हमें भी जड़ी बूटियां और आयुर्वेद के फील्ड में आना पड़ेगा, मजबूर कर दिया हमने। तो ये दूसरे लोग भी मजबूर होंगे कि वो भी फिर यूरिया ना डालें, वो भी फिर जो पशुओं के लिए जितना फैट जरूरी है, जितना प्रोटीन जरूरी है, जितने मिनरल्स जरूरी हैं, जितने विटामिन जरूरी हैं, उनके साथ फिर वो भी जो है पशु आहार और फीड सप्लीमेंट बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और मैंने कहा हमको भी इस कार्य को सीखने में ही 10 साल लग गए, हर एक फील्ड में। मैंने देखा एक तो हमारे हिंदुस्तान में क्या है, जिसको भी थोड़ा बहुत पता हो ना, वो कहते हैं ना, वो चूहे को मिल गई वो हल्दी की गांठ और बन बैठा पंसारी। जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता, वो ज्ञान किसी अगले को डिलीवर नहीं करना चाहता, पास ऑन नहीं करना चाहता। हमने चारों तरफ, इसमें मैं डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का और मलिक साहब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सारे रहस्य के पर्दे खोल करके रख दिए और सारे देश के अब साइंटिस्टों को एक मंच पर ले आए, और जो है इतना ज़बरदस्त काम किया कि अब लोगों को, एक तो उसके बेसिक मटेरियल होते हैं, फिर प्रीमिक्स होता है, इसके ऊपर इतना काम किया कि अब ये सारे रहस्य के पर्दे खुल गई, फीड सप्लीमेंट्स में भी। और जितने भी अपनी प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद देता हूं, सब भी बहुत प्रामाणिकता से कार्य कर रहे हैं। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और अब देश में जो ईमानदारी से, सच्चाई से काम करने वाले जो अच्छे अच्छे लोग हैं सब, क्योंकि हमारा तो प्रयास ही है इनक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन, प्रॉस्पेरिटी, इन्वॉल्वमेंट,
दिस इज द फिलॉसफी ऑफ स्वदेशी, चारों तरफ से लोगों को उठाना। तो अब पशुहार में हमने जब ये यात्रा शुरू की थी, पहले साल इन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया था, बहुत तरह के चैलेंजेस थे, और अब तो लाखों टन में मामला पहुंच गया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूरी टीम का भी। देखो जो है ये सीखने जैसी चीज है। एक तो बड़ा लक्ष्य लेकर के सामने चलने पड़ता है। कोई भी कार्य करो कम से कम 3, 5, 10, 15, 20, 25 साल का सोच के करो। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जो लोग हमारे इस यात्रा में हम सफर हैं, साझेदार हैं, भागीदार हैं, कोई भी काम साझेदारी से होता है दुनिया में। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेला तो आदमी पैदा भी नहीं होता, माता पिता के सहयोग से हम पैदा होते हैं, गुरु शिष्य के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में अकेला कुछ नहीं। हाथ भी 2 हैं, फेफड़े भी 2 हैं, किडनी भी 2 हैं, हार्ट देखने में एक है, उसके अंदर भी 3 आर्टरीज हैं, देखने में खोपड़ी एक दिखती है, इसके भीतर भी राइट लेफ्ट 2 ब्रेन है। अकेले कुछ नहीं होता दुनिया में, केवल तो कुछ होता ही नहीं है, सब मिलजुल करके होता है। और इस पूरी यात्रा में आप सब हमारे साझीदार हैं, आप इसमें हम सफर हैं, हमराही हैं, सहयोगी हैं एक दूसरे के। आप लोग कम से कम, मैं 50 साल तो और जीने वाला हूं भाई, 50 साल तो आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं भाई, बाकी फिर अगले लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप में से भी बहुत से तो 50 साल के फिर बालक होकर के फिर आ जाएंगे मेरे पास। हाँ, कुछ सोच रहे हैं बाबा जी हम तो 20-25 साल में खिसक लेंगे, फिर क्या दिक्कत है। अरे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि अंत्यमति सोगति। भाई आप लोग देखो, काम में, ध्यान में, मन में, भाव में, यम यम आपि स्मरण भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमेवि तिखोन्ते सदा तद्भाव भावित। आप लोग ये विचार से, व्यवहार से, संसार से अब मेरे से जुड़ चुके हो। अब आप मुझे छोड़ने वाले नहीं और मैं आपको छोड़ने वाला नहीं है, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़ाओ इस काम को, खूब बढ़ाओ। आज जहां खड़े हो वहां इससे 10 गुना 20 गुना ऊपर लेकर के जाओ। आज आप लोग यदि जो है 10-20 टन बेच रहे हो, आप 100 टन बेचो। एक आदमी जो 100 टन बेच रहे हो 500 टन बेचो। इतना बड़ा काम है ये, कोई छोटा काम है, बहुत बड़ा काम है।